अभी मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। मैं अपने चाचा चाची के घर रहने लगी, लेकिन चाची ने अपने सर का बोझ उतारने के लिए मेरी शादी एक शराबी से करवा दी। मेरे पति ने अपने नशे की खातिर मुझे एक कोठे पर बेच दिया। वहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं थी, मैं पल पल मरती थी। वहाँ मुझे एक औरत मिली, उसने मुझे एक पीली चादर दी और कहने लगी, रोज रात को ये चादर ओढ़कर बैठ जाया करो, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। अब रोज मैं पीली चादर ओढ़ने लगी और मुझे कोई भी मर्द हाथ नहीं लगा पाता। लेकिन एक दिन मैं वो चादर लेना भूल गई। उसके बाद तूफान आ गया, क्योंकि मेरे कमरे में एक साथ मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। मुझे कभी कभी लगता था कि इस परेशानी से छुटकारा सिर्फ मौत के बाद ही मिलेगा, मगर ऐसा नहीं था। धीरे धीरे करके मेरी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। मेरा नाम सोनिया है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, उस पर गरीबी में भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मेरे पापा छोटा मोटा नौकरी करके हम सबका पेट पालते थे। मेरे पापा के सिर्फ एक ही भाई थे और उनकी हालात हमसे बहुत बेहतर थी। मेरे चाचा ने एक दो बार मेरे पापा की मदद करने की कोशिश की, मगर मेरे पापा इतने खुददार थे कि भाई से भी मदद नहीं लेना चाहते थे। ये बात पापा ने मुझे भी सिखाई थी। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलती, जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे। मैं भी अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोचती। उनकी गरीबी देखकर मैंने पढ़ने से मना कर दिया, पर फिर भी मेरे पापा ने ज़बरदस्ती मेरा दाखिला कॉलेज में करवाया। उन्होंने कहा, ये मेरी परेशानी है, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। अपने पापा की ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो जाया करती थी कि इतनी परेशानी के बाद भी वो मुझे पढ़ा रहे हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी एक दिन वीरानी में बदल जाएगी और मैं अपने माँ बाप को कभी नहीं देख पाऊंगी। एक दिन कॉलेज से घर आई तो मैंने देखा मेरे माँ बाप की लाश मेरे घर के दरवाजे पे पड़ी है। लोगों ने बताया कि मेरे माँ और पापा मोटरसाइकिल के साथ में बाजार गए थे, लेकिन उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ये खबर सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। और जब आँख खुली तो छत के नीचे थी। हाँ, छत, क्योंकि मेरे घर में छत नहीं थी और जो दीवार थी वो भी टूटी हुई फूटी हुई थी। वो छत मेरे चाचा की थी। चाचा चाची ना चाहते हुए भी मुझे अपने साथ लेकर आए थे। पहले दिन तो चाचा ने मुझे खूब दिलासे दिए और उसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे, पर चाची का रवैया मेरे सख्त था। उन्हें देखकर लगा कि उनका बस चले तो वो मुझे अभी के अभी घर से निकाल दे, पर चाचा की वजह से मुझे झेलना उनकी मजबूरी थी। चाची का एक बेटा और एक बेटी थी। चाची अपने दोनों बच्चों को मुझसे बात करने नहीं देती। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरा बिस्तर स्टोर रूम में लगवा दिया। चाचा मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रखते थे, जो चाची को बहुत खलता था। मेरे दिन यूं ही गुजर रहे थे। चाची मुझे भरपेट खाना भी नहीं देती। धीरे धीरे करके मुझे कम खाने की आदत पड़ गई थी। मुझे यहाँ आए धीरे धीरे करके 1 महीने गुजर गए, पर ये 1 महीना मेरी पूरी उम्र पे भारी था। इन 1 महीनों में इतनी बड़ी हो गई कि लोगों के इशारे और रवैये को अच्छी तरीके से समझने लगी थी। मैं अब जिस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। एक दिन चाचा शाम को घर आए तो मैंने उनसे पढ़ने की बात कही। मेरी बात पर उन्होंने मुझे तुरंत पढ़ने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर मैंने चाची की तरफ देखा तो उनके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं आगे पढ़ाई करूं, पर चाचा के फैसले के आगे वो कुछ नहीं बोली। चाचा के इस फैसले को सुनकर मैं खुश हुई और स्टोर रूम में आ गई। मुझे लगा जिंदगी अब थोड़ी सरल हो जाएगी, दिन का आधा वक्त सुकून से गुजरेगा। पर यह मेरी गलतफहमी थी। मेरी किस्मत में शायद सुकून लिखा ही नहीं था। अगले रोज चाचा जब काम पर गए तो वापस नहीं आए। कुछ देर बाद आए तो बेजान वजूद के साथ काम करते करते चाचा को अचानक सीने में तकलीफ हुई। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही वे भी मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए। एक वो ही तो सहारा थे, लेकिन अब वो भी मुझे छोड़कर चले गए। चाची तो इन सबका जिम्मेदार मुझे ही मानने लगी। वो मुझे मनहूस होने का ताना देने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा कि पहले मैं अपने माँ बाप को खा गई और अब अपना मनहूस साया जब से उनके घर लाई तो मुसीबतों ने उनके घर की राह देख ली। चाचा अच्छे भले होकर अचानक इस दुनिया से चले गए। चाची ने चाचा के अंतिम संस्कार तक मुश्किल मुझे बर्दाश्त किया। उसके बाद वो मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दी। कुछ दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता मिल गया तो चाची ने आंखें बंद करके मेरी शादी उससे करवा दी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो शख्स एक शराबी है और मुझसे दुगनी उम्र का है, मगर उन्होंने एक बोझ की तरह मुझे उतार फेंका। शादी के बाद मेरी विदाई 2 दिन बाद थी। मेरा पति मुझे विदा कराने ही नहीं आया। अब मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। मैं ना इधर की थी ना उधर की। पहले जो बात सिर्फ तानों तक थी, अब मारपीट तक पहुंच गई। चाची मुझे मारते हुए कहती, इस मनहूस की किस्मत इतनी खराब है कि इसका पति इसे लेने तक नहीं आया। मैं मजबूर थी और बेजुबान जानवर की तरह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि जिंदगी मुझ पर तंग हो चुकी थी। चाची की ज्यादती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मेरी शादी को 1 महीना गुजर जाने पर भी मेरा पति मुझे लेने तक नहीं आया। मैं भी अब चाची के तानों से थक चुकी थी। ना जिंदगी खत्म हो रही थी और ना ही साथ। मैं जहाँ से निकलने की कोशिश करती तो कोई ना कोई परेशानी आकर मुझे दबोच लेती। एक दिन मैं सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी, तभी गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया। दर्द की वजह से इतना तड़प रही थी कि तेल का पूरा डिब्बा ही पलट गया। मुझे अपने दर्द से ज्यादा तेल की फिक्र होने लगी कि चाची को पता चलेगा तो आज तो मेरी खैर नहीं। अभी मैं यही सोच रही थी, तभी चाची किचन में आई और ये सब देखकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे इतना पीटा कि रात को मैं दर्द से तड़प कर बेहोश हो गई और पूरी रात पड़ी रही। कोई मुझे पूछने तक नहीं आया, लेकिन अगली सुबह एक नई कयामत मेरे लिए तैयार बैठी थी।
मेरे कानों में सुनाई दिया कि मेरा पति वापस आ गया है और मुझे साथ ले जाना चाहता है। चाची ने मुझे देखते ही अपना सामान बांधने का हुक्म दिया। मैं अपने दुपट्टे में 2-4 सूट बांधकर बाहर निकली तो मुझे चाची की ऊंची आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। वो मेरे पति से कह रही थी कि शादी के बाद तुम इतने दिनों तक अपनी पत्नी को मेरे पास क्यों छोड़े? मैंने शादी क्या इसी दिन के लिए की थी कि तू उसे यहाँ छोड़कर जाए? उसे यहाँ से ले जाओ और आइंदा तुम दोनों अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके आगे मेरे पति ने क्या कहा मुझे नहीं सुनाई दिया। तभी मेरी चाची आई और मुझसे कहने लगी, क्या हुआ महारानी, अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने पति को देखकर मुझे एक उम्मीद जागी कि चाहे कुछ भी हो, यहाँ से तो मेरी जिंदगी कुछ तो बेहतर होगी, क्योंकि वे चाहे जैसा भी है मेरे पति हैं, हर मोड़ पर वे मेरा साथ देंगे। मैं इसी सोच विचार के साथ अपने जिंदगी की नई शुरुआत करने उनके साथ निकल पड़ी। 2-3 गाड़ी बदलने के बाद हम एक तंग गली में पहुंच गए। उस गली में मुझे अजीब लग रहा था, बल्कि दहशत आ रही थी। वह औरतें ही औरतें थी और आदमी बहुत कम थे। मेरा पति मेरा हाथ थामे तेज तेज कदम बढ़ाते चले जा रहा था। मैं बस सर झुकाए उसके साथ कदम से कदम मिलाती जा रही थी। मेरा पति एक टूटे फूटे बड़े से घर के सामने जाकर रुका। मैं अभी नजर उठाकर वहां के नज़ारे देखने ही वाली थी, तभी मेरे पति ने मेरा हाथ खींचकर उस घर के अंदर ले गया। अंदर का नज़ारा ही बहुत अजीब था। वहां सिर्फ औरतें ही औरतें थी, मर्द बहुत कम थे, बिल्कुल निर्लज औरतें। उनके कपड़े पहनने का ढंग भी अजीब था और वो मेरे पति को बार बार अपनी तरफ खींचकर बुरे इशारे कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी और किसी मामूस बकरे की तरह मैंने अपने दुपट्टे को मजबूती के साथ पकड़ रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आएगा और इन्हीं औरतों की तरह मेरे दुपट्टे को खींच कर ले जाएगा। मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि आने वाले कल में मुझे भी यही सब कुछ झेलना पड़ेगा। मैं सर झुकाए चलती जा रही थी, तभी एक कमरे में जाकर हमारे कदम रुक गए। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक बड़ी उम्र की औरत बेतहाशा बन संवर कर तख्त पर बैठी हुई थी। उसके इर्द गिर्द भी मेकअप की हुई लड़कियां घूम रही थी। अगले कुछ क्षणों में मुझे भी उस औरत के हवाले कर दिया गया। मेरे पति ने एक बार भी मुझे अपने घर की जीनत बनाने का नहीं सोचा, बल्कि चाची से बढ़कर अक्लमंदी का सबूत दिया और मुझे इस कोटे पर बेच दिया। कोठा, ये लफ्ज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना था और जब कोठे के बारे में मुझे पता चला तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं एक इंसान से खिलौना बन गई थी। खेलने वाला खिलौना। सबसे पहले मुझसे जो चीज़ छीनी गई मेरा दुपट्टा ही था। मेरा कोई अपना नहीं था, एक इंसान के हवाले कर दी गई थी, पर उसने भी मुझे खिलौना समझकर चंद पैसों में बेच दिया। अब मैं जान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में यहीं रहना है। यहाँ खाने पीने और रहने की परेशानी नहीं थी और कपड़े भी अच्छे अच्छे मिल रहे थे। फ़र्क बस इतना था कि वहाँ इज्जत का मसला नहीं था और यहाँ इज्जत ही मसला थी। मेरे रोने पीटने से किसी भी चीज़ को नहीं देखा गया और मुझे सबसे पहले ये रहने और बात करने के तरीके सिखाए गए। उठना बैठना, रक्स, अदाएं और न जाने क्या क्या, मगर मैं हर बात इनकार कर देती। मुझे एक लोहे के सरिये से पीटा जाता, कोड़े लगाए जाते थे। यहाँ की औरतें मुझे समझा समझा कर थक चुकी थी, मगर मैं सारा दिन भूखी प्यासी एक कमरे में बंद रहती, मगर इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देती थी। मैं समझ चुकी थी कि ज़िंदगी आसान तो कहीं पर भी नहीं है, तो क्यों ना इसे ऐसे ही ख़त्म कर दूँ। ना मैं रहूँगी, ना ही मेरे साथ जुड़ी मेरी परेशानियाँ। मेरे बार बार इनकार करने पर उस बड़ी उम्र की औरत ने मेरी शिकायत करने के लिए मेरे पति को वापस बुलाया और जितना उसे बुरा भला कह सकती थी कहा और मेरी तमाम शिकायतें की। यह सुनकर मेरे पति ने शराब की एक बोतल अपने मुंह से लगाई और घट घट पीने के बाद मुझे पीटना शुरू कर दिया। जिंदगी में मैंने बहुत सी मार खाई थी, पर जो मार मेरे पति ने मारी मैं आज तक नहीं भूली। उस आंटी को, जबकि मैं एकदम साफ सुथरी चाहिए थी ताकि ज़्यादा कीमत मिल सके, इस लिहाज से मैं महफूज थी। जब मार खाकर मैं अधमुही होकर गिर गई, तकरीबन मुझ में जान खत्म थी, तब 2 आदमी ने उठाकर मुझे साथ वाले कमरे में फेंक दिया। कोठे पर कोई बहुत अमीर आदमी आ गया था तो पूरे कोठे में एक थरथरी मच चुकी थी। मेरा किसी ने भी ख्याल नहीं किया, सभी अपने अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैं उसी कमरे में पड़ी थी। पूरा जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा था। तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे कराया अभी नहीं गया। मैं वैसे ही अधमुही होकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ना चाहते हुए भी आंखें खोलकर देखा तो सामने एक औरत थी जो मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई और जल्दी से आगे बढ़कर मेरे जख्म देखने लगी। मैं उसे हैरानी से देख रही थी क्योंकि अभी तक जितने लोगों से मेरा पाला पड़ा था वो सभी जानवर थे, नोच खाने वाले जानवर, पर मुझे ये इंसान लग रही थी। इसमें इंसानियत मौजूद थी। मेरे जख्मों पर उसने दुख जाहिर किया और उसने मुझे एक दवाई खाने को दी। पहले तो मैं उसे हैरानी से देखने लगी, मगर मेरे ऐसे देखने पर वो जल्दी से बोली, मुझ पर विश्वास करो। ना चाहते हुए भी मैंने उस पर विश्वास किया और मैंने हाँ में सर हिला दिया। दवाई खा ली। जब मैंने दवाई खा ली तो उसने मुझे एक पीली चादर दी और कहा, रोज़ रात को ये चादर ओढ़कर बैठ जाया करो, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मैं इससे पहले कि उससे कुछ बोलती या पूछती, वो औरत चादर रखकर वहां से चली गई। मैं हैरानी से ये सब देखने लगी, मगर अब कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय भरोसा करने को या ना करने को। मगर मेरा दिल कहता था कि मैं उस औरत की बात मान लूं। रात को मैंने ऐसा ही किया। वो चादर ओढ़कर बैठ गई
मुझे आज उस कमरे में बिठाया गया था जहाँ पर मेरी इज्जत तार तार करने के लिए 3-4 मर्द कमरे में आए, पर मुझे उस पीली चादर में देखते ही उल्टे कदमों वापस चले गए। सुबह तक मैं इंतजार करती रही कि कोई आएगा और मेरी इज्जत को तार तार करेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी मर्द मेरे करीब आता मुझे एक नज़र देखकर वापस चला जाता। मैं हैरान रह गई कि ऐसा क्यों, भला कौन सा राज छुपा है इस चादर में कि जब मैं ओढ़ूं तो कोई मेरे करीब नहीं आता। सुबह होते ही मैंने उस चादर को छुपा दी। अब रोज रात को मैं वो चादर ओढ़ लेती और कोई भी मर्द मेरे करीब नहीं आता। सब लोग मुझे देखकर कमरे से चले जाते। मेरी जिंदगी तो आसान हो चुकी थी। मैंने आंटी से कह दिया था कि अब मुझे धंधा करने में कोई परेशानी नहीं है, जिसे सुनकर वो बहुत हैरान हुई और खुशी से मेरा माथा चूम लिया। मुझे उसी दिन नए कपड़े, जेवरात और बहुत से फल दिए गए ताकि खा पी के मैं अपनी सेहत अच्छी बना लूं। ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाकर मेरा फेशियल और तमाम मसाज वगैरह करवाए गए। मैं यही सोचने लगी कि अगर इनकी बात मान लूं तो कितना ऐश करूंगी, मगर इज्जत नहीं रहेगी और इज्जत के बगैर मेरा वजूद भी किसी काम का नहीं। शाम तक मैं अपनी इस नई जिंदगी के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, क्योंकि मैंने उनकी बात मान जो ली थी तो वो भी मेरी हर बात मान रहे थे। मेरे कहने पर उन्होंने मुझे वही कमरा दे दिया। शाम को जब मर्दों के आने का वक्त हुआ तो मैंने फुर्ती से वही चादर निकाल कर ओढ़ ली और बैठ गई, पर मेरे करीब कोई नहीं आया और मैं खुशी से निढाल हो गई। अगली सुबह किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और नौकरानी के हाथ मेरे लिए अच्छा खाना, फल वगैरह भेज दिए। यानी अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं था कि मैं उनके साथ फ्रॉड कर रही हूँ। अब रोज रात को मैं यही काम करने लगी। मर्दों के आने से पहले मैं चादर ओढ़ लेती, मुझे कोई मर्द हाथ भी नहीं लगाता और उसके बाद मेरी खूब आवभगत होती। एक रोज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं वैसे ही लेट कर सो गई। उस रात में चादर ओढ़ना भूल गई थी, लेकिन तब अचानक से तूफान आ गया जब मेरे कमरे में एक साथ 13 मर्द दाखिल हुए और मुझे घूरने लगे। देखते ही देखते उन लोगों ने मुझे धक्का मारकर उस कमरे से निकाला और एक दूसरे कमरे में ले गए, जहाँ पर वो आंटी भी मौजूद थी। मुझे देखते ही बोली, अगर हमसे धोखा कर रही थी तो कम से कम अपनी इज्जत ही बचा लेती, मगर नहीं, जब तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो हमें भी नहीं। आज की रात ये 13 मर्द तुम्हारे साथ गुजारेंगे। फिर देखते ही देखते वो औरत वहां से चली गई और मुझे भूखे कुत्तों के आगे फेंक गई। पूरी रात उन मर्दों ने मुझे रस्क करने पर मजबूर कर दिया। मैं घुंघरू बांधे नाचती रही। अगर उनकी बात नहीं मानती तो मुझे वहां बचाने वाला कोई नहीं था। अगर एक पल के लिए भी रुकती तो वो मर्द मुझे पीटते और मेरा बाल खींचने लगते। पूरी रात में नाचती रह गई। मेरा जिस्म अंगारा हो चला, मगर वहां मुझ पर रहम खाने वाला कोई नहीं था। अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मेरे पैर रात भर थिरकते रहे और मैं हक्का बक्का अपने आप को बर्बाद होते देखती रही। वो सुबह मेरे लिए रिहाई की सुबह थी। अगले 2 हफ्तों तक मैं कोमा में रही और मेरी हालत बहुत खराब थी। बार बार मैं होश में आती और फिर बेहोश हो जाती। तकरीबन 1 माह बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली। छुट्टी मिलते ही मैं कोठे पर वापस आ गई, मगर आज मुझे बेइज्जत करने वाला कोई नहीं था। उस बड़ी उम्र की औरत ने मुझे अपने साथ तख्त पर बिठाया और मेरा माथा चूमा। इतनी देर में साथ वाले कमरे में एक औरत बाहर निकली। मैंने गौर से देखा तो पहचान गई, ये वही औरत थी जिसने मुझे वो पीली चादर दी थी। आपने दी थी ना चादर वो? और उस रात वो मर्द, मुझे ऐसा लगा कि मेरी दिमागी हालत खराब हो गई है। सोनिया, तुम एक बहुत हिम्मती लड़की हो। हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था जिसमें तुम पास हो गई हो। अब तुम्हें यहाँ से जाने पर कोई नहीं रोकेगा। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तब भी तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मैं नासमझी से उस औरत की बातें सुनती रही कि आप कौन हैं। मैंने वो सवाल पूछ ही लिया जो मैं पूछना चाहती थी। ये कोठा मेरा है। एक रोज मैं भी यहाँ तुम्हारी तरह लाई गई थी। मेरा पति भी बिल्कुल तुम्हारे पति की तरह मुझे यहाँ बेच गया था, मगर उस वक्त मैं अपनी इज्जत नहीं बचा सकी क्योंकि मेरे पास मौका नहीं था। पर मैंने सोच लिया कि जल्द ही इस कोठे की मालकिन बनूंगी और ऐसे आने वाली लड़कियों को बचाने का एक मौका जरूर दूंगी। अगर वो उसमें कामयाब हो गई तो ठीक है, उन्हें जाने दिया जाएगा, और अगर नाकामयाब हुई तो उन्हें भी वही करना होगा जो इस कोठे पर आने वाली हर लड़की का मुकद्दर होता है। मैं नासमझी से उनकी बातें सुनती रही। अभी मैं उस चादर के बारे में कुछ नहीं समझ सकी थी, और वो चादर जो मैंने तुम्हें दी थी, वो चादर हम यहाँ आने वाली हर लड़की को देते हैं जो बेतहाशा मार खाने के बावजूद भी इस काम के लिए रजामंद नहीं होती। यानी उसे अपनी इज्जत की परवाह होती है, उसे जान से बढ़कर अपनी इज्जत प्यारी होती है, इसलिए हम उसे एक मौका देते हैं। ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं जो मार खाने के बावजूद भी ना माने, जैसे तुम नहीं मानी। जब मैंने तुम्हें वो चादर दी तो सभी मर्दों को समझा दिया था कि जिस कमरे में भी पीली चादर में लिपटी हुई लड़की हो उसे कुछ भी नहीं कहना और उसे हाथ तक नहीं लगाना। हम हर उस लड़की को वो मौका देते हैं जो इतने मार खाने के बावजूद भी उसे सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी होती है, और फिर देखते हैं कि वो ये चादर ओढ़कर कितने दिन तक अपनी इज्जत बचा सकती है, और 2 हफ्तों बाद उसकी चादर गायब कर देते हैं। मगर तुम वो चादर लेना ही भूल गई। फिर तुम्हें एक अलग से मौका दिया गया उन मर्दों के साथ पूरी रात नाचने का, और वो भी 13 मर्दों के सामने। कुछ लड़कियां तो खुद ही अपनी चादर उतार देती हैं, नहीं तो हम उन्हें गायब करके जब उन्हें आखिरी मौका देते हैं तो वो वहां डगमगा जाती हैं और उन्हें हमारी बात माननी पड़ती है। पर तुम डगमगाई नहीं, बल्कि डटी रही। पूरी रात नाचने के बावजूद तुमने अपनी इज्जत को बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। तो आज हम तुम्हें अपने कोठे से आज़ाद करते हैं। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी। आखिरकार इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद मेरी जिंदगी भी आसान हो गई थी, वो आसानी जो मैं आज तक ढूंढती रही थी।
उन लोगों से कहकर मैं उसी कोठे पर रहने लगी और मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल में एक अलग सा कमरा दिया गया। मेरे पास कोई नहीं आता था। यहाँ की मालकिन मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी कि मेरी शादी कर वो मुझे यहाँ से विदा कर सके, पर मैंने शादी से इनकार कर दिया। अब अगर जिंदा रहना ही था तो क्यों ना वहाँ रहती जहाँ किसी को मेरे होने से कोई परेशानी नहीं थी। भले ही ये एक कोठा था, पर यहाँ पर मेरी इज्जत महफूज थी। अब आप लोग ही बताएं, क्या ये फैसला करके मैंने अच्छा किया या नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।